बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और सर्दी की जो लहर है उसकी शिद्दत बरकरार है, लेकिन सर्दी का हमजा एक और बड़ा मज़ा होता है, वो होते हैं हमारे ज़बरदस्त किस्म के खाने जिसके लिए लाहौर मशहूर है। मतलब लाहौर में आपको हरीसा भी बड़ा शानदार मिल जाएगा। मछली अगर आप ढूंढने निकले तो जो बड़े मशहूर पाकिस्तान की जो मछली फरोश हैं वो यहाँ पर हैं, जो बड़ा कमाल किस्म की मछली बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मतलब है कि निहारी और पाए एंड नेम इट एंड हैव इट। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया से लोग जो हैं, जो सयाह हैं, वो लाहौर का रुख ज़रूर करें। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है, और वो कह रही है कि वाकई लाहौर लाहौर है और लाहौर पे जाने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए लाहौर कैसा है। 52 मुल्कों को शॉर्टलिस्ट किया गया है पूरी दुनिया से, और उसमें पाकिस्तान का शहर लाहौर मौजूद है। अच्छा, हमारी एक पुरानी फूड स्ट्रीट थी ना, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनवाई थी, अब जगवाल मंडी और जिसे कहते हैं भाई, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है हमजा, उस वक्त तो खैर उन्होंने लिट किया था और उसे कलर किया था, और वहाँ पे पूरी एकदम वहाँ पे बहुत सारे खाने होते थे। अभी भी अगर आप वहाँ चले जाएं तो उस आर्किटेक्चर को, वो जो सिख और मुगलिया और फिर उसके साथ अंग्रेज़ों के दौर का, आप इंजॉय करते हैं। आपको देख के लगता है कि आप एक बड़े खूबसूरत ऐसी जगह पर हैं जहाँ झरोके हैं, बालकनियाँ हैं, जहाँ पर छज्जे हैं, और ये सब चीज़ें अब आपको आम जिंदगी में, हमें अपने शहरों में देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे। और फिर जो अब फूड स्ट्रीट बनी है ना, आप गए हैं और रात को गए? बिल्कुल, रात में गए। और रात में वहाँ पे जो रोशनियाँ होती हैं और जिस तरह से वो आपको शाही किले की सैर करवाते हैं, और वो कितना प्यारा व्यू है, आपको किले की दीवार नजर आ रही है और वो खूबसूरत है। और पाकिस्तान का वैसे हर शहर बहुत खूबसूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स की नज़र से जो है ना, ओझल रह गए हमारे बाकी शहर। अगर वो बाकी शहरों पर भी नज़र डाले, पाकिस्तान का हर शहर बहुत खूबसूरत है और हर शहर विजिट करने के काबिल है। सो इस मौसम में वो जैसे कहते हैं ना, एक टूरिज्म होता है जो खाने पीने का टूरिज्म होता है, तो वो तो लाहौर में ज़बरदस्त हो सकता है। आप जिस भी इलाके से जाए ना, कहीं आपको भटूरे अच्छे मिल जाएंगे, कहीं आपको सरी पाए अच्छे मिल जाएंगे, कहीं आपको निहारी मिल जाएगी, कहीं आपको हरीसा मिल जाएगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म है। और पाकिस्तानी जो है ना, खाने पीने का टूरिज्म तो बड़ा कमाल करने का शौक रखते हैं। उन्हें पता चले कहीं कोई चीज़ अच्छी मिलती है, भले उसके लिए कितना सफ़र करके जाना पड़े, वो जाएंगे भी और उसे ट्राई भी करेंगे, उसको ट्राई भी करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने भी इस बात का एतराफ़ किया है। तो उम्मीद करते हैं, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख्वाहिश है और वो कोशिश कर रहे हैं कि सयाहत को पाकिस्तान में बढ़ाया जाएगा, तो सयाहत का फ़रोग़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ा। और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जो हमारा असल चेहरा है, वही हमारी पहचान बने। दुनिया हमारे ऊपर जो मर्जी थोपने की या लगाने की कोशिश करती रहे, जब तक हम अपनी अच्छाइयाँ और अपनी खूबियों को उजागर करते रहेंगे, इंशाल्लाह वो जो लेबल है वो हमारे ऊपर नहीं लगने पाएगा। इसलिए कि हम अपनी अच्छाइयाँ जो है उनको दुनिया के सामने बयान करें और सामने बिल्कुल जी, ऐसे ही है। बात करेंगे हम एक ऐसी रिपोर्ट की कि जो कल सामने आई तो सबके होश जो हैं वो उड़े रह गए। कोरोना वायरस की पहली लहर ने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ कर रख दी, अगर हम उस रिपोर्ट को देखें तो। और ये रिपोर्ट जो है, वैसे हम सब बहुत सारे लोग इसको पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहे थे, इससे कि पाकिस्तान जहाँ बहुत सारे घराने खाते गुर्बत से नीचे हैं, जहाँ लोगों को 2 वक्त की छोड़े 1 वक्त की रोटी खाना नसीब नहीं होती, इस आलमी वबा के असरात जो है, इसको सब हर एक जो है उसका अंदाज़ा लगा पा रहा था कि इसने महंगाई और गुर्बत की आग में झुलसने वाली गरीब आवाम की ज़िंदगी मज़ीद तल्ख करनी ही थी और की हैं। वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में 1,70,00,000 से ज़ायद घरानों की आमदन मुतासर हुई। कितना बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इतने लोग जो, ये घराने हैं, ये लोग नहीं है। हाँ। इसका मतलब घरानों का मतलब है कि एक घर में अगर 4 लोगों की फैमिलीज हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी अगर हम लगा लें, तो ये 1,70,00,000 घरानों का मतलब है कि जो नंबर ऑफ पीपल है वो बहुत ज्यादा है। आप इसको 4-5 से मल्टीप्लाई कर लें, आराम से 4-5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शहरी इलाकों में 57%, जबकि दही इलाकों में 49% घरानों की आमदन मुतासिर हुई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अब हमारे पास एक सबूत मौजूद है, एक नंबर मौजूद है। कोरोना वायरस के सोशो इकनॉमिक असरात पर जारी ये जो रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पहली लहर के दौरान पाकिस्तान में 10% घराने खुराक की कमी का शिकार हुए। कितना अनफॉर्चुनेट है। ये सब कुछ उस टाइम पे हो रहा था जब बहुत सारे लोग लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे थे, उनको लग रहा था कि वो लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं
और मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किस्म के खाने बनाए, बहुत सारी चीज़ें ज़ाया भी हुई हमारी। हमने ढेर सारी शॉपिंग्स की, लाके उनको अपने पास जो है वो रख लिया, और वो ढेर का ढेर जो है फिर हमें लगा कि अब तो ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो गया, एक्सपायर हो गया, और फिर से फेंका भी गया। वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो भूख का शिकार थे, और वो लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में थे। 10% घराने जो हैं बाज़ औक़ात 1 से ज़ायद दिन भूखे रहे हैं इस तमाम सूरत हाल में, जबकि मुल्क में 47% घरानों ने अपनी सेविंग्स खर्च की या जायदादें फ़रोख्त की हैं। ये आप देख लें कि क्या हालात हैं कि सेविंग्स इंसान ने पाकिस्तान के अंदर कम से कम सिर्फ सेहत के मामले के लिए रखी होती हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला आ जाए तो हम वो कर लें कि जो रूटीन की चीज़ नहीं है। और ऐसा उनके साथ हुआ। हम लोगों ने कहा कि जी हम मोटे हो गए ना सब लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि हमने खाया बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने देखा नहीं कि कितने लोग भूखे सोए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान 27.31 मिलियन वर्किंग अफराद भी मुतासिर हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान 20.6 मिलियन अफराद मुलाजमतों से हाथ भी धो बैठे हैं, और जिससे डिप्रेशन जो है हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है, चोरी की वारदातें भी बढ़ी। हाँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन के दौरान सिंध में 23%, पंजाब में 14% वर्किंग पॉपुलेशन मुतासर हुई। यानी ये वो लोग हैं जो नौकरियाँ कर रहे थे, उनका काम किसी भी तरह से मुतासर हुआ, भले वो बिज़नेस था, अपनी दुकान थी, भले वो कारोबार था, नौकरी थी, कुछ भी था। रिपोर्ट के मुताबिक 23% घरानों ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, जबकि 8% घरानों ने बच्चों की तालीम को अधूरा छोड़ा। और स्कूल्स ने इस मामले में, हमजा, मैंने नहीं देखा कि स्कूल्स ने कोई किसी भी किस्म का कोई कंसेशन दिया हो। आपको अंदाज़ा है कुछ वालिदैन जो या बच्चे जो हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं आ पा रहे, कुछ तो दिल दिखाना चाहिए कि वहाँ पर आप उन्हें कुछ फ़ीसद माफ़ कर दें, कुछ कह दें कि अच्छा जब आपके पास आ जाएंगे तब दे दें। लेकिन उन्होंने एब्सोल्युटली, हमजा, मैंने ये भी देखा, स्कूल्स ने नाम स्ट्रक आउट कर दिए। स्कूल्स ने कहा कि आप बच्चों को ना भेजें, पैसे नहीं है तो ना भेजें, ना पढ़ाएं। बिल्कुल ऐसी निजी स्कूलों की निजी स्कूल्स की जो हम बात कर रहे हैं वो तो लॉन्ग मार्च में तुले हुए थे कि हम तो लॉन्ग मार्च कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए खुद थोड़ी सी कोशिश करने की किसी ने जहमत तक नहीं की है। वैसे हुकूमत के ऊपर हर मलबा डाल दिया जाता है कि हुकूमत जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रही। आपने अपने बच्चों को कितना सपोर्ट किया जिनको आप नाम से जानते थे? बिल्कुल। सो हम इस वक्त बात करेंगे, माहिर मईशत हमारे साथ माशियात के हवाले से एनालिसिस करते हैं, फरहान बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान बुखारी साहब, इस जो रिपोर्ट हम इस वक्त शेयर कर रहे हैं अपने देखने वालों के साथ, आप इसे कितना मुस्तनद समझते हैं, जिसमें कहा गया है कि 47% घरानों को कोरोना की पहली लहर के दौरान या तो जायदाद बेचनी पड़ी है या सेविंग्स को इस्तेमाल करना पड़ गया? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुस्तनद होने का तो मामला बहुत मुश्किल है, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में तहकीक का मामला बड़े अरसे से कमज़ोरी का शिकार है। और ये जो सरकारी आदाद शुमार होते हैं या दूसरे इदारों के जो आदाद शुमार हैं, 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी का मुल्क है। हमें ये भी यकीन से नहीं पता कि मुल्क में जो बुनियादी उमूर हैं, जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं, उनके हवाले से दरअसल सूरत हाल क्या। और इसी वजह से हम प्लानिंग, माजी में जो एक ज़माने में हमारा प्लानिंग कमीशन बहुत एक मजबूत इदारा समझा जाता था, वो वक्त के साथ साथ पिछले 30 साल में ख़ास तौर पे जो कमज़ोर हुआ है, नतीजा ये हुआ है कि हमें अपने हक़ाइक़ के बारे में ही उस तरह इल्म नहीं है जिस तरह हमें होना चाहिए था। तो ये जो आदाद शुमार हैं, इनके बारे में यकीनी तौर पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो हमें कुछ इंडिकेशंस मिलती हैं या कुछ हमें आम मुशाहिदे की जो बात हम तक पहुंचती है, उससे पिछला एक साल बहुत मुश्किल की कैफियत लेकर आया है। और जो एक मुतवस्सित तबका एक ज़माने में समझा जाता था, यानी मिडिल क्लास, वो तो अब बहुत कम होके रह गई है। गुर्बत का दौरा है और हालात अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, ये बता दीजिएगा कि निस्बतन जल्द लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं, जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हुआ पाकिस्तान में। अगर हम बाकी दुनिया को देख लें, वज़ीर आज़म जो हैं पहले भी रेजिस्ट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े। क्या इस वजह से आप देखते हैं कि सोशो इकनॉमिक जो असरात हैं वो मज़ीद बदतर हो सकते थे जो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से नहीं हुए हैं? क्या आप समझते हैं कि ये फैक्टर मौजूद है, क्योंकि हुकूमत बार बार ये क्लेम कर रही है और इंटरनेशनली इस बात को एक्नॉलेज किया जा रहा है? ये किसी हद तक तो सही है कि जो एक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ उससे उतने बुरे हालात नहीं हुए शायद जितने कि हो सकते थे, लेकिन फिर साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि
इस कोरोना वायरस से पहले क्या पाकिस्तान की मईशत को बहुत अच्छी सूरत हाल थी, माशी सूरत हाल के हम ये कह सकें कि जनाब पहले तो यहाँ पे बहुत बेहतरी हो रही थी और कोरोना से आके हालात ख़राब हुए। हुकूमत ने पिछले 2-2.5 साल का जो अरसा है उसमें कोताहियाँ भी की हैं, पॉलिसी फेलियर्स भी हुए हैं, नुकसान भी हुआ है और नतीजतन जो सूरत हाल है वो पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी और अब तो ज़ाहिर है इस वक्त तो हालात खासी हद तक मखदूश नज़र आते हैं। ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो रिपोर्ट बता रही है इट्स अ बिग नंबर कि इतने लोग जो हैं वो ख़तरे गुर्बत से और ज़्यादा नीचे धकेल दिए गए हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोगों की नौकरियां नहीं रही हैं, लोगों ने अपनी सेविंग्स जो है वो इस्तेमाल की हैं। तो ये तमाम मुआशी नुकसान जो है ये पूरा होने के आपको आइंदा कुछ दिनों में, सालों में इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि वापस ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकेंगे, रोज़गार भी होगा, खाने पीने को भी होगा और सेविंग्स भी लोग बना सकेंगे? पाकिस्तान की तारीख में जो पिछले 2-2.5 साल का अरसा गुजरा है इसमें एक इस्तिलाह जो बार बार अब हालिया महीनों में इस्तेमाल हो रही है और ये वाकई बहुत परेशानी की बात है, वो है फूड इनसिक्योरिटी। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया के हवाले से जो एक बहरानी कैफियत सामने आई है और इस वक्त उसका तदारक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह से जो आम तौर पे जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घराने हैं, मतलब गुर्बत ज़दा घराने तो पहले ही मुश्किल का शिकार थे, लेकिन अब एक मुतवसत तबके को भी, वो मुतवसत आमदन के तबके को भी उस चीज़ ने बहुत बुरी तरह से हिट किया है। वो ये है कि खुराक अब लोगों की दस्तरस से किसी हद तक बाहर होती जा रही है और ये बड़ी परेशानी की बात है। इसके कुछ मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं हमारे माशरे पे और जब तक कि हुकूमत ज़रई आमदन के हवाले से, ज़रई मईशत के हवाले से कोई बहुत बड़े मजबूत इक़दाम जल्द से जल्द नहीं करेगी, मेरे ख़्याल में ये परेशानी चलती रहेगी और ये एक ज़ाहिर एक मुश्किल की कैफियत है। बिल्कुल ठीक है फरहान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस अहम रिपोर्ट के हवाले से आप रहे थे सुबह सवेरे पाकिस्तान में और ये हम तमाम लोगों की ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि हमने बाकी लोगों का भी सोचना है, जिनके ऊपर अल्लाह का फजल है उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोग जो मुश्किल में रहे हैं और अभी तक वो उस मुश्किल से गुजर रहे हैं, पहली लहर ख़त्म हो गई है लेकिन उसके असरात उन लोगों पे, उन फैमिलीज़ पे वैसे ही मौजूद हैं। ये जो वबा है ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी और ऐसे मसाइल हैं जिसमें से एक चंद का जिक्र हमने इस रिपोर्ट की सूरत में आपके सामने किया। ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव, घरेलू तशद्दुद, वैसे भी एक इंटॉलरेंस का हो जाना, ये तमाम इस वबा से जुड़े हुए मुख्तलिफ मसाइल हैं जिस पर हमारी नज़र भी रहनी चाहिए और उसके सद्देबाब के लिए हमें अपनी कोशिशें भी करते रहना चाहिए। सद्देबाब जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल का मुख्तलिफ सतह पर किया जा रहा है। पाक फ़ौज की कुर्बानियों का समर, पाक वतन से दहशतगर्द तंजीमों का खात सिफाया हो गया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि आज पाकिस्तान में कोई भी मुनज़्ज़म दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। कोई 1 इंच भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है जहाँ पर रियासत की रेटी ना हो। DG ISPR जो है मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1 दहाई से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पिछले 3 साल में 3,71,000 ऑपरेशन किए गए हैं और जिसके जो है समरात हमें नज़र भी आते हैं, अपनी आंख से आप देख सकते हैं। और उन्होंने उसमें जिक्र नहीं किया लेकिन बहुत कुर्बानियाँ हैं, बहुत वो कुर्बानियाँ हैं जो आए दिन हम देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या डिफरेंट और ऐसे हमलों में हम देखते हैं कि पाक फ़ौज के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है मुसलसल मुल्क में अमन व अमा की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी जो है वो दे रहे होते हैं। खुदकुश हमलों की उन्होंने बात की जिसमें बताया गया कि 97% वाज़े कमी आई। कराची में दहशतगर्दी में 95% और अगवा बराए तवान में 98% कमी आई है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ीद कहा, हमें भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का सामना है, भारत नहीं चाहता पाकिस्तान पर अमन और तरक्की की राह पर गामज़न। बिल्कुल ऐसा ही है और मज़ीद उन्होंने कहा कि वाज़े किया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वालों को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। अलबत्ता उन्होंने इस मौके पर PDM को चाय पिलाने की जो है ना दावत दे डाली है। उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चाय पिलाएंगे। एंड आउट ऑफ ऑल ये जो चाय की दावत है ना, ये सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा डिस्कस है। ये लोगों को सबसे ज्यादा ना पाकिस्तानी खाने मीम बनाने में तो कमाल रखते हैं। तो वो चाय जो है वो कल से सोशल मीडिया के ऊपर उसके मुख्तलिफ एंगल्स, वो एंगल्स भी एक्सप्लोर कर दिए गए हैं जो शायद कहने वाले के दिलो दिमाग और जहन में भी नहीं थे। तो इस हवाले से हम बातचीत कर बिल्कुल, उन्होंने तो एक सवाल के जवाब में ये बात की लेकिन पाकिस्तानियों ने सिर्फ वो बात पिक की। जी। सो कहा DG ISPR ने, हम आपको सुनाते हैं।
मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की। और अगर इफ़ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, फरमाइएगा। डीजी ISPR का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद में दहशतगर्दों की स्पोर्ट बेस जो है सहूलतकारों और गैर कानूनी असला बारूद का बड़ी हद तक खात्मा किया गया। पाकिस्तान में अब कोई भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क से अब दहशतगर्द तंजीमों को जड़ से उखाड़ फेंका गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दहशतगर्द तंजीमें या दहशतगर्दों के जो बेसिस हैं वो तो आपको वाज़ेह पता ही है कि अफगानिस्तान में है। जो पिछले दिनों हमने डोजियर इशू किया था, हमने उसमें आइडेंटिफाई भी किया था कि 66 बेसिस वहां पे है। तो नेचुरली एक सोर्स वहां मौजूद है जो वहां से लगातार कोशिश करता रहता है कि चलाया जाए, लेकिन ये काम कर नहीं सकते जब तक कि इनकी कोई सहूलतकार आपके शहरों में मौजूद ना हो। लिहाजा आप अफगानिस्तान में जाके अगर उनके बारे में कुछ नहीं कर सके या नहीं किया इस वजह से कि दूसरा मुल्क है, तो यहाँ आप अपने उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके फैसिलिटेटर्स हैं, उनको हैंडल कर सकते थे। लिहाजा रद्दुल फसाद प्लान की गई और उसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। सो इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्शन का काम इंटेलिजेंस करती रही और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने सब ने मिलके तो ये शहरों को साफ किया। अभी आप इसका रिजल्ट और ये बिल्कुल आपके सामने एक चीज वाज़ेह है कि एक वक्त था जब रोजाना कहीं ना कहीं हमारे किसी बड़े शहर में कोई वाकया हो जाता था। KPK में और सिंध वगैरह में तो बहुत थे, लेकिन पंजाब में भी आपको याद होगा कि लाहौर में बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए। तो वो अब आपने अरसा दराज हुआ देखा कि कोई इस तरह की खासतौर पर सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह ये चीजें खत्म हो गई। लेकिन ये एक खतरा बाहर से जो मौजूद है वो जब तक है आपको उसी तरह मोहतात रहना होगा और उसी तरह आपको वक्तन फक्तन ऑपरेशन करने पड़ेंगे। और खास तौर पे जो हमारे इलाके बिल्कुल मुत्तसिल हैं अफगानिस्तान से या ईरान से, उनमें ये प्रॉब्लम कभी कभी उठ जाती है। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हौसला अफजा सिचुएशन है जो कल फिगर्स भी बताए गए और हम सब देख रहे हैं कि जिंदगी बड़े हद तक एक नॉर्मल तरीके से कराची में, लाहौर में, बड़े शहरों में गुजारी जा रही है जो पहले नहीं थी। मार्केट्स वगैरह में खौफ रास होता था क्योंकि कोई ना कोई एक्सप्लोजन हो जाते थे, कोई ना कोई कैविटीज होती थी। तो ये रद्दुल फसाद का ही आप समझ लीजिए कि एक समर है जो आपको आज हासिल है कि उनके फैसिलिटेटर्स वगैरह ना होने की वजह से, सपोर्टर्स के ना होने की वजह से ये बड़ा मुश्किल हो गया है दहशतगर्द किसी के लिए कि वो बाहर से आके यहाँ पे कोई धमाका कर सके या कोई कार्रवाई कर सके। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, ये कह दीजिएगा कि सोशल मीडिया पे भी जो सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, हम उसी का जिक्र कर रहे थे कि तर्जुमान पाक फ़ौज ने तो वाज़े किया है, एक सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़े किया कि फ़ौज को सियासी मामलात में आने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ये अपोजिशन जमातों को PDM की हम बात कर रहे हैं, वाज़े जवाब है, या फिर बार बार बात की जा रही है उनकी जानिब से कुछ सख्त मौक़िफ़ आना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन नहीं और मुनासिब भी नहीं कि वो किसी के साथ, किसी पॉलिटिशियन के साथ या पॉलिटिकल बयान के वजह से वो किसी के साथ एक बहस मुबासे में जवाब दर जवाब के चक्कर में उलझ जाए। बिल्कुल वो मुनासिब भी नहीं है और उसकी कोई लिमिट भी नहीं, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो तो अपने सियासी बयान देते हैं और उसमें जरूरी नहीं कि बहुत सारी कोई सेंस उसमें मौजूद हो, वो बाज़ औक़ात सिर्फ तंज़ होती है। तो इस लिहाज से अफवाज पाकिस्तान को तो उस चीज़ में उलझना नहीं चाहिए, लेकिन ये सियासतदान को जहन में रखना चाहिए कि आखिर वो भी इंसान हैं, उनके भी दिल हैं, वो भी सोचते हैं। अगर आज बाबर इफ्तिखार ने ये कहा कि हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो ये हमेशा नहीं होता, बिलाखिर बददिल हो जाते हैं लोग। उनको ये फीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि देखें हम इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं एक तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ इन्हीं लोगों को देना है जो सुबह शाम हमें रगेते हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। तो ये बददिली जब पैदा हो जाती है तो आदमी खुशदिली से वहाँ पे फिर कुर्बानी नहीं देता बल्कि जी चुराएगा, और ये एक इंसानी फितरत है। सो इन लोगों को इसमें ये सेंसिटिव इशू है, एहतियात करनी चाहिए ऐसे बयान से। दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा है कि ये बहुत ज़्यादा जब प्रेशराइज करते हैं कि जनाब हम तो सिलेक्टर से बात करेंगे, ये तो दर हकीकत ये कोशिश इनकी ये है कि आर्मी को इस तरह एंटेगनाइज किया जाए कि जो चीज़ हम आईनी तौर पे नहीं कर सकते इस हुकूमत को हटाने का काम, वो इनसे करवाया जाए।
तो ये गैर आईनी चीज है, मेरा नहीं ख्याल कि फौज पाकिस्तान करेंगी। सो इनको अपनी जो सियासी जंग है वो सियासी मैदान में लड़नी चाहिए, फौज को उसमें करना चाहिए। ठीक है जनरल साहब, अमरीकी वजीर खारजा ने भी एक बयान दिया, उन्होंने वो ज़कीर रहमान को लेकर तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान जो है उसकी कोशिशें और काविशें पूरी दुनिया के सामने, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं पूरी दुनिया में, ये जो एक कहना चाहिए इमेज बिल्डिंग, इस हवाले से भी जो किरदार होना चाहिए उसके बारे में भी फरमाइएगा। और दूसरा, मेजर जनरल साहब ने, बाबर इफ्तिखार साहब ने एक और इशारा किया था, उन्होंने कहा कि गैर मुल्की कुव्वतें दाइश को मुल्क में पांव जमाने में मदद दे रही हैं। वो किन कुव्वतों की तरफ इशारा कर रहे थे, इस बारे में पाक फौज जो है वो कितनी विजिलेंट है और क्या किया जा रहा है? देखिए, ये काफी सारी कोशिश थी कि पाकिस्तान में दाइश के पांव जमाए जाएं, जब खास तौर पे जैसे इराक में दाइश उभरी और अबू बकर बगदादी ने तकरीरें शुरू की, तो यहाँ पे कुछ लोग भी अट्रैक्ट हुए पाकिस्तान में और फिर बाहर से कोशिश की गई। और बाहर से कोशिश करने में आपको अंदाजा ही होगा कि भारत और एनडीएस जो है इनके अफगानिस्तान की, ये बड़े पेश रहे हैं, लेकिन सब कुछ ये वहां से अमेरिका की नजरों के नीचे हो रहा था। अमेरिका और उसके नेटो के उसके इत्तेहादी, वो सारे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में मौजूद है, तो अगर वो ये कहें कि हमें नहीं पता, तो ये इससे बड़ा झूठ तो और कोई हो नहीं सकता, ये उनको कैसे ना पता हो। लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये आप देखिए कि ये 4-5 साल जो गुजरे, इसमें कहीं भी दाइश अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सका पाकिस्तान में। इक्का दुक्का इंडिविजुअल अगर कोई उस तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी निशानदेही करके पकड़ भी लेती हैं। लेकिन ये नहीं हुआ कि यहाँ पे दाइश का वजूद उस तरह का हो जिस तरह इराक में आ गया या आज अफगानिस्तान में मौजूद है, ये चीज नहीं हो सकती। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा काम हुआ। आपने अमेरिका के वो उनकी स्टेटमेंट की बात की जो उन्होंने ज़कीर लखवी के बारे में कहा, ये अमेरिका का दरअसल मैं देखता हूँ, मेरे अपना जो तजिया वो यही है कि इस वक्त दुनिया में या पहले भी अगर उनके अमाल हम देखें तो मुनाफकत में अगर कोई नंबर 1 मुल्क है तो वो अमेरिका है। यानी उनके सामने सारा कुछ भारत वहां से पाकिस्तान में करवा रहा है, और डोजियर देना तो एक आप कह लीजिए कि बतमाम में हुज्जत दिया गया, वरना तो उनको सारा पता है। और जो डोजियर दिया उसमें शवाहिद इतने जबरदस्त हैं कि कोई इनकार नहीं कर सकता। बैंकों की रसीदें तक हैं जो आपने मनी ट्रांजैक्शंस किए, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने, क्योंकि आज भारत की उनको जरूरत है चाइना के खिलाफ। तो ज़कीर रहमान लखवी की बात कर रहे हैं, ये हाफिज सईद के ऊपर इन्होंने $1 करोड़ का इनाम रखा था कि कोई शख्स अगर ये बताए कि इसका लिंक क्या है बॉम्बे वाक़े से, तो उसको $1 करोड़ दिया जाएगा। वो आज $1 करोड़ उधर का उधर ही पड़ा हुआ है, कोई किसी ने लिंक दिया नहीं, को दे ही नहीं सका। तो ये सारी चीजें नजर आती हैं कि आपने भारत को खुश करना है, लिहाजा एक राग रखा हुआ जो अलापते रहते हैं, लेकिन उसमें जान नहीं है। तभी पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे के फॉरेन ऑफिस ने तो उनको बड़ा एक आईना दिखाया कि अच्छा ठीक है आप ना करें, लेकिन चलें अपने कमेंट्स रिजर्व रख ले, बट डू रियलाइज कि ये भारत करता रहेगा। तो ये मुश्किल है कि एक जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुनाफकत आ जाए और सिर्फ मफादात पे बात हो और इंसाफ और इस तरह के इखलाकियात वगैरह खत्म हो जाएं, तो फिर आपको थोड़ा सा हौसला करना पड़ता है, आपको भी अपनी टांगें मजबूत रख के तो फिर दूसरे की आंखों में आंखें डालनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर इंसाफ मिल जाए तो फिर तो आप मुतमईन हो गए। हाँ जी। लेकिन अगर आप छोड़ दें अपना रास्ता तो फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो अच्छा किया है फॉरेन ऑफिस ने, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, और हमें इस चीज के ऊपर कभी भी मैं नहीं समझता कि माजरत खान रवैया रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है फॉरेन ऑफिस ने। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ रहे, दिफाई एनालिसिस उन्होंने अपना पेश किया पूरा। हमजा हमारे सामने रहे कि पिछले दिनों एक डिसइंफो लैब, एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सामने आया है, जिसमें पूरी ऐसी तंजीमें बनाई गई जिसमें NGOs थी, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सोशल इशूज़ से लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ अफराद और शख्सियात को हिट करने तक, और वहाँ से लेकर पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ किस्म के फितने, बुरी बातें, राय फैलाने तक एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, सोशल नेटवर्क के काम कर रहा था। और यही वो चीज़ है जो हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते भी हैं, जब उनके ताने बाने हों तो वो अफगानिस्तान और भारत से जोड़ रहे होते हैं। तो हमें
इस सोशल मीडिया के दौर में जो है बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है। हमारे जहन छोटे छोटे हैं और वो इन जहनों पे जो है ना हिट करते हैं। और ये यूरोप से ऑपरेट कर रहा था ये सारा, ये सारा नेटवर्क जो है ये यूरोप से ऑपरेट कर रहा था और उसके बहुत सारे लिंक्स थे जिसके बारे में मतलब अब बात की जा रही है कि इसके ऊपर मुसलसल एडवोकेसी की जाएगी और इसके बारे में मुसलसल इन्फॉर्मेशन जो है सामने लाई जाएगी। 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसकी बात की जाती है वो एक रियलिटी के तौर पे हमें नजर आया जब ये सारा कुछ अनर्थ हुआ। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।